Hello students, good morning all of you. Today we will discuss about type of unit cell on the basis of location of constituents. In the last video, we will discuss type of unit cell on the basis of parameter. Now we will discuss about type of unit cell on the basis of location of constituents इन यूनिट सेल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट सेल है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, वो यूनिट सेल में वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहां कहां पर रखे गए होंगे उसके बेसिस पे टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो इसके बेसिस पे यूनिट सेल आर ऑफ टू टाइप। नंबर वन, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल। नंबर टू, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अंडरस्टैंड। फर्स्ट है प्रिमिटिव और सिंपल and the second one is non-primitive or centered unit cell. Clear है? Now first we will discuss about primitive unit cell. ठीक है, तो first है primitive unit cell और simple unit cell. Then we can define it may be defined as that unit cell in which constituents are present only at corners. In which constituents are present only at corner. मतलब कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब एटम, आयन और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होंगे, वो सिर्फ कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यूनिट सेल समझाता हूं तुम्हें, ये हमारे पास एक यूनिट सेल हो गई। ठीक है, तो अब आपको इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स कितने दिखाई दे रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 कॉर्नर्स हो गए इस यूनिट सेल में। 8 कॉर्नर हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटम्स होंगे वो 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वो एटम हो सकते हैं, आयन या मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे। तो अगर कोई मेरे पास ऐसी यूनिट सेल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, इसी को हम सिंपल यूनिट सेल भी बोल देते हैं। सेकंड आती है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड। नॉन प्रिमिटिव मतलब कि जो सिंपल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या होती है। तो नंबर 2 है हमारे पास नॉन primitive unit cell. Then we can define in the following way. It may be defined as that unit cell in which constituents are present at corners as well as some other locations. अंडरस्टैंड, कहता है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, बट कॉर्नर के साथ साथ कुछ दूसरी लोकेशंस भी होंगी।
अब वो दूसरी लोकेशन क्या हो सकती है, जैसे कि अज्यूम करो, आप इमेजिन करो आप रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब अपने रूम को अच्छे से देखो, क्लियर है। अब इस रूम में कितने कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप गिनोगे, काउंट करोगे, तब आपको लगेगा कि 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है, क्लियर है। अब आप इसमें चेक करो कि यहाँ पर कितने फेस हैं। फेस का मतलब आप वॉल कह सकते हो, ठीक है, कि ये जो रूम है कितने फेसेस से, कितनी वॉल से एनक्लोज है। तो कितनी है, 6, 1, इसके अपोजिट 2, फिर 3, इसके अपोजिट 4, एक टॉप 5 छत, एक नीचे वाला फर्स्ट, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो एटम इन फेस के ऊपर भी हो सकते हैं। अब इस रूम का अगर मैं कहूं कि भाई ये पूरे का पूरा रूम अगर सिमेट्रिकल होता, तो इस रूम में सेंटर कितने होते, इस रूम के सेंटर कितने होते, तो आपको सिंपल सी बात है कि इस रूम में कितने सेंटर होते, एक सेंटर तो एक ही होता है, तो एटम उस सेंटर पे भी हो सकता है। ये जो एज आपको दिखाई दे रहे हैं, एज का मतलब क्या होता है बेटा, एज का मतलब ये हो गया कि जहां पर दो सरफेसेस मिलते हैं, ठीक है, जहां पर दो सरफेस मिलते हो, जैसे कि एक नीचे वाला हो गया, एक ये हो गया, तो जहां पर ये मिल रहा है, तो ये जो किनारा है, इस किनारे को क्या बोलूंगा, एज। तो जब आप इस रूम को बहुत अच्छे से देखोगे तो आप गिनोगे कि टोटल 12 एजेस हैं, 12 एजेस आर प्रेजेंट इन द रूम, ठीक है। तो जो 12 एजेस हैं, 4 एजेस ऊपर दिखाई देंगे, 4 एजेस बॉटम में दिखाई देंगे, और 4 एजेस इस तरीके से खड़े दिखाई देंगे, वर्टिकल दिखाई देंगे, टोटल 12 एजेस होंगे। तो कहता है कि एटम कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, वो एज पे भी हो सकता है, वो फेस पे हो सकता है, वो बॉडी पे हो सकता है, वो कहीं पर भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट कॉर्नर बट आल्सो सम अदर लोकेशंस कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट्स, ठीक है बेटा। तो ये होगी नॉन प्रिमिटिव। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एट विच, ये कह रहा है ना कि एट सम अदर लोकेशन और साइट at which constituent present these are of, it is of following type, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी है, इसमें पहले नाम लिख लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्लियर है। सेकंड आता है हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड वन आता है हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो ये है हमारे पास 3 मेन, इसके अलावा 1-2 और भी आते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं बात बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जो हमारे पास फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे डिफाइन करूंगा, इट मे बी डिफाइंड एज दैट यूनिट cell in which atoms या फिर constituent वर्ड इसको, in which constituents present at corners as well as body center, ठीक है। तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो कॉर्नर पर तो है, बट साथ में कहां पर होंगे, बॉडी सेंटर पे भी होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। जैसे फिर से अगर मैं डायग्राम से समझाना चाहूं उसको, तो हमारे पास जो यूनिट सेल है, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, है ना, ये तो बेसिक है। कॉर्नर फिर से कितने होंगे बेटा, 8,
ठीक है, तो 8 तो कॉर्नर हो गए, बट क्या कहता है साथ में कहां पर प्रेजेंट होगा, वो बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये उस बॉडी का सेंटर हो गया, तो ये उसके सेंटर पे भी मिलेगा, तो बॉडी सेंटर पे। ठीक है, तो इस टाइप के यूनिट सेल को मैं क्या बोलूंगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड आता है हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बड़ा ये देना ना कि वो जो बॉडी होगी उस बॉडी में सिर्फ एक ही सेंटर होगा, उस सेंटर के ऊपर ये एटम रखा हुआ मिलेगा। सेकंड आता है हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट मे बी defined as that unit cell in which constituents not only present at corners but also at the center of faces। ठीक है बेटा, तो फिर से वही बात कह रहा हूं कि भैया अगर हम रूम की बात कर लेते हैं तो रूम के अंदर हमें 6 फेस दिखाई देंगे। तो एटम्स कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, साथ में कहां पर होगा, उनके 6 फेसेस पे भी होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क का क्वेश्चन जर्नली यहां से पूछ लेते हैं। तो एटम्स कहां पर होगा, कॉर्नर पर है ही, साथ में कहां पर है, फेस सेंटर पे। तो कॉर्नर तो ये वही है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब फेस सेंटर गिनो, यहां पर कितने होंगे, फर्स्ट फेस, ये सेकंड फेस सेंटर हो गया, ये थर्ड फेस, ये फोर्थ, है ना भाई। ये जो 4 दीवारें होती हैं, जैसे ये वाली दीवार तो ये हो गई, ये इसकी अपोजिट हो गई, ये लेफ्ट वाली हो गई और ये वाली राइट वाली। अब जो टॉप में है और जो बॉटम में है उनको भी मैं मुझे अब जो हमारा बोर्ड होता है वो 2 डायमेंशन है, उसमें 3 डायमेंशन पिक्चर दिखाना थोड़ी सी मुश्किल है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो बेटा। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है इसमें क्या होगा, एक ऊपर की ओर है, मतलब कि एक फ्लोर जो ऊपर है सीलिंग की तरफ है, और एक ये जो है ये फ्लोर फर्श पे हो गया है। तो ये क्या हो गया हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें एटम्स जो हैं वो कॉर्नर पर तो है ही हैं, साथ में फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बिल्कुल सिंपल सा है ये भी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बात है इसको डिफाइन करने की, तो कैसे डिफाइन करूंगा, इट मे बी डिफाइंड एज दैट यूनिट सेल in which constituents are present not only corners but also at the center of 2 opposite faces। ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कह रहा है। तो एंड सेंटर्ड में क्या कह रहा है बेटा, ये कि जो एटम्स होंगे वो कॉर्नर पर तो है ही हैं, ठीक है, इसके अलावा एटम्स कहां पर हो सकते हैं, 2 अपोजिट फेसेस पे। जैसे एंड का मैं मतलब क्या समझाऊं, कोई रूम है, आप इस गेट से एंट्री कर रहे हो, अगर उस रूम में 2 गेट हैं, जनरली क्या होते हैं, वो अपोजिट फेस की तरफ होते हैं। ठीक है, अगर आप लेफ्ट वाले से एंट्री कर रहे हो या राइट वाले से एंट्री कर रहे हो, तो उससे अपोजिट वाले से आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वही चीज कह रहा है कि जो यहाँ पर जो एंड सेंटर्ड है, दिमाग में रखना कि एंड सेंटर का मतलब क्या हुआ कि एटम कॉर्नर पे प्लस
टू एनी टू अपोजिट फेस। अगर मैंने टॉप वाला ले लिया तो दूसरा कौन होगा, बॉटम का होगा। अगर मैंने लेफ्ट वाला ले लिया तो कौन सा होगा, राइट वाला होगा। अगर मैंने फ्रंट वाला ले लिया तो दूसरा कौन सा होगा, रियर वाला। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। जैसे कि ये मैंने ले लिया मेरे फ्रंट वाला, तो ये कौन हो गया, मेरे रियर वाला। क्लियर है। और अगर मैं ले लेता हूं, इसको नहीं लेता हूं मैं, ये ले लेता हूं, अगर मैंने लेफ्ट वाला लिया तो दूसरा कहां पर होगा, राइट वाला होगा, है ना। हमें कोई भी दो अपोजिट फेस, अगर मैंने एक टॉप वाला ले लिया तो दूसरा कौन सा लेना पड़ेगा मुझे, बॉटम वाला लेना पड़ेगा। तो ये कहता है कि ये होती है हमारी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें एटम्स कहां पर होंगे, कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, बस साथ में दो अपोजिट फेसेस पे भी होंगे। इसके अलावा जो एक और होता है वो है एज सेंटर्ड। ठीक है, बुक में मेंशन है कि एज सेंटर्ड यूनिट सेल, बट एक्चुअल में ऐसी कोई यूनिट सेल नहीं होती है। एज सेंटर्ड यूनिट सेल में जो होगा एक्चुअल में वो क्या होगा, भी एटम एजिस पे प्रेजेंट हो सकते हैं, बट ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं है हमारे पास जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे हो और एजिस पे ही हो। ठीक है, ऐसी कोई यूनिट सेल एक्चुअल में होती ही नहीं है, बट आपको इसका मतलब पता जरूर होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होता है एज सेंटर का। ठीक है, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि ये एज सेंटर होती क्या है। तो अभी मैंने बताया ना कि एज सेंटर यूनिट सेल कोई भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ कोई एग्जांपल नहीं है जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर और एजिस पे होते हैं। हाँ, ऐसे जरूर मिलेंगे कि फेस पे भी होंगे, कॉर्नर पे भी होंगे, बॉडी सेंटर पे भी होंगे, प्लस एजिस पे हो सकते हैं, मतलब सिर्फ एजिस पे होंगे ऐसा कोई एग्जांपल नहीं। तो आपको पता होने चाहिए कि एक रूम में टोटल एजिस होती कितनी है। मैंने बताया ना अभी कि टोटल एजिस कितनी होती है, 12 होती है। और एज का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि जहां पर भी दो सरफेस मिल जाते हैं, दो सरफेस मिले तो इन दो सरफेसेस के बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है वो क्या कहलाती है, एज कहलाती है। ठीक है, तो टोटल एजेस कितनी होती है, 12। तो अगर एटम कहां पर प्रेजेंट है, एज सेंटर पे, तो उसका मतलब कि टोटल एटम कितने हो गए, 12। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये टॉपिक, टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब उसके बाद आता है बेटा हमारे पास ब्रेविस लैटिस। जो साइंटिस्ट थे ब्रेविस, उन्होंने टोटल लैटिस बनाया कि कितने टाइप के हमारे पास लैटिसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेविस लैटिस। क्या कहता है, देयर आर 14 लैटिसेस, 14 लैटिस है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम। सेवन जो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से थे हमारे पास, क्यूबिक था, टेट्रागोनल था, ऑर्थोरोम्बिक था, तो उसके बेस पे कह रहा है। तो कौन कौन से थे हमारे पास, बेसिक क्यूबिक फॉर्म थी, याद है ना, नहीं कैसे हमने याद किया था, क्यूटोर मोनोहीरो, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 7 टाइप की बेसिक यूनिट्स हो गई हैं। अब देखते हैं इनमें कौन कौन सी होगी। तो जो बेटा क्यूबिक है, बात अगर मैं करूं सिंपल यूनिट सेल की, सिंपल यूनिट सेल की, तो जो क्यूबिक है वो सिंपल बनाती है, टेट्रागोनल भी सिंपल बनाती है, ऑर्थोरोम्बिक भी, मतलब कि जितनी भी ये 7 क्रिस्टल सिस्टम थे इन सभी में सिंपल यूनिट सेल तो बनेगी, मतलब कि इनमें एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट तो होंगे ही होंगे। अब बात करूं मैं बॉडी सेंटर की। ठीक है, तो बॉडी सेंटर में क्यूबिक भी बॉडी सेंटर बनाती है, टेट्रागोनल भी बॉडी सेंटर बनाती है, और ऑर्थोरोम्बिक भी बॉडी सेंटर बनाती है। सिर्फ ये 3 ऐसे क्रिस्टल सिस्टम है जिनमें बॉडी सेंटर मिलता है, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। उसके बाद आता है हमारे पास फेस सेंटर। अब जो फेस सेंटर है वो कौन कौन बनाती है, पहली वाली बनाती है, मतलब क्यूबिक बनाएगी फेस सेंटर और
ऑर्थोरोम्बिक बनाएगी फेस सेंटर। फर्स्ट और थर्ड वाली जो है वो फेस सेंटर यूनिट सेल बनाती है। और नेक्स्ट आप है एंड सेंटर। तो जो हमारे पास है ऑर्थोरोम्बिक बनाएगी एंड सेंटर, और जो मोनोक्लिनिक है वो बनाती है एंड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारे पास टोटल 14 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। टोटल लैटिस ये होते हैं कि लैटिस का मतलब क्या था मैंने? अरेंजमेंट। तो टोटल 14 टाइप की अरेंजमेंट हो सकती है, जो बताई किसने थी? ब्रेविस ने। इसी के नाम से ये ब्रेविस लैटिस है। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। फिर जो हम नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बचा हुआ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।